सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्वाति कौशिक ये आशा करती हूँ कि ये आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आइए हम जानें भाषा होता क्या है, भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने मन के भावों को और अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसको समझता है, उसे भाषा कहते हैं। जब भी हमें अपने मन की बात किसी दूसरे से कहनी होती है तो हमारे पास दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। पहला, हम अपने मन की बात या तो बोल के प्रकट करते हैं, दूसरा या तो हम अपने मन की बात को लिखकर प्रकट करते हैं। तो जब भी हमें अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करना होता है तो हम दो तरह से प्रस्तुत करते हैं उसको, या तो लिख करके या तो बोल करके। अब हम जानेंगे बच्चों भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम बोलकर व्यक्त करते हैं या फिर लिखकर व्यक्त करते हैं। तो मौखिक क्या होता है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से मन के भावों को, मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों को या फिर विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति जो होता है उसे सुनता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब आइए जानेंगे हम लोग लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भाव को लिखकर सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं और वो उसको पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हम लिखकर मन के भाव को व्यक्त करते हैं और सामने वाला उसको पढ़ता है, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? मौखिक भाषा होती है कि हम बोलते हैं और सामने वाला उसे सुनता है, न कि उसे पढ़ता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हम कैसे समझेंगे कि मौखिक भाषा है या लिखित भाषा? जैसे टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, वो मौखिक भाषा हुई। हम किसी का भाषण सुन रहे हैं, वो मौखिक भाषा हुई। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के, वो क्या हुआ? मौखिक भाषा हुआ। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा जैसे लिखे हुए को पढ़ना या पढ़े हुए को पढ़ाना। लिखे हुए को पढ़ना और लिखी हुई चीज़ को पढ़ाना क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है, या फिर लिखना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पेपर पढ़ना, शिक्षिका का पढ़ाना, बच्ची का लिखना क्या हो गया? ये लिखित भाषा के अंतर्गत आ गया। ये तो हो गया आपका लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब आइए जानेंगे हम मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वह होती है जिसे बच्चा बचपन से ही, जब वो जन्म लेता है उस समय से अपने परिवार से सीखता है या फिर अपने माता पिता से सीखता है, अपने परिवार के सभी सदस्यों से सीखता है, वो भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। वो भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है, जो हमारे घर में बोली जाती है, जो कि हम अपने घर वालों से सीखते हैं, वो मातृभाषा कहलाती है। अब आइए जानेंगे राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। जिस भाषा का पूरे देश में अधिकतर लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी का बोलना और अमेरिका में अंग्रेजी का बोलना। अब आइए राजभाषा क्या होती है। राजभाषा क्या है? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा जो कार्यालयों के लिए प्रयोग किया जाता है, सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। अब आइए भारत की अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे संस्कृत हुआ, कश्मीरी हुई, बांग्ला, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, संथाली, मैथिली,
ये सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। तो ये था बच्चों भाषा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लिपि, बोली और व्याकरण। हाँ, तो हम पढ़ेंगे अब बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली भाषा का अल्प विकसित एवं क्षेत्रीय रूप माना जाता है। ये सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि, ये सब क्या हैं? बोली हैं। एक तरह से देखा जाए तो बोली में साहित्य रचनाएं नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ लोकगीत मिल जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं बच्चों कि देश के किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, इसे विचारों के आदान प्रदान का एक मानक माध्यम माना जाता है। दूसरी ओर बोली का क्षेत्र सीमित होता है। आइए अब हम लोग जानेंगे कि लिपि क्या होता है। तो भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्हों की रचना की गई, जिन्हें अक्षर या वर्ण कहा जाता है। अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य बना, जिससे व्यक्ति अपनी बात को दूसरों के सामने क्या कर पाता है? प्रकट कर पाता है और दूसरा व्यक्ति उसको समझ पाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा की मौखिक ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा लिखित रूप दिया जाता है, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, उन्हीं अक्षरों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हम कैसे जान पाएंगे कि ये अंग्रेजी का ए है कि हिंदी का क अक्षर है? तो बच्चों, इन चिन्हों को हम लिपि के माध्यम से ही पहचानते हैं। जैसे देखिए, संस्कृत और हिंदी का जो अक्षर होता है वो एकदम समान होता है। ठीक है, संस्कृत और हिंदी का अक्षर एकदम समान होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, उसका अक्षर समान होता है, एकदम समान होता है। तो इसके आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप से जिस ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे किस भाषा की लिपि कौन सी होती है। तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। उसी प्रकार से पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू एवं फारसी की लिपि फारसी है। अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा की लिपि रोमन है। इन्हीं लिपियों के आधार पर हम अक्षरों को क्या करते हैं? भाषाओं में बदलते हैं, जानते हैं कि ये किस भाषा की लिपि है, किस भाषा का अक्षर है। अब आइए बच्चों हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा का सही और शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो है वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे एक शब्द ले लीजिए कि हम सब घूमने के लिए मुंबई जाएंगे। हम सब घूमने के लिए मुंबई जाएंगे, तो ये क्या है? शुद्ध है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, घूमने मुंबई हम सब के लिए जाएंगे, तो ये क्या है? अशुद्ध है। घूमने मुंबई हम सब के लिए जाएंगे, ये अशुद्ध है। अगर इसका शुद्ध रूप देखा जाए तो हम सब घूमने मुंबई जाएंगे। इसमें क्रिया कहाँ रहेगी? संज्ञा का प्रयोग है, सर्वनाम का प्रयोग है। इसके आधार पर क्रिया, कर्म,
संज्ञा के आधार पर इसको क्या किया जाता है, निर्धारित किया जा सकता है। एक वचन है, बहुवचन है, किसका प्रयोग कहाँ पे होगा, तो ये सब हम किसके माध्यम से सीखते हैं, ये सब हम व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं, तो इसे व्याकरण कहते हैं। जैसे एक और वाक्य ले लीजिए कि राम जाता है, राम जाता है। अगर हम इसको, ये व्याकरण की दृष्टि से सही है, ठीक है, क्योंकि राम क्या है, कर्ता है, जाता क्रिया है, ठीक है, ये शुद्ध है। अगर हम इसको लिख दें है जाता राम, या फिर है जाता राम, राम, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें जाता है राम, तो ये क्या है, शुद्ध नहीं है। तो ये सब हम किसके माध्यम से करते हैं कि क्रिया कहाँ रहेगा, कर्ता कहाँ रहेगा, कर्म कहाँ रहेगा, ये सब किसके माध्यम से करते हैं, ये हम व्याकरण के माध्यम से करते हैं, तो इसे व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पाठ जो था, पाठ पहला भाषा, लिपि और व्याकरण पूरा हुआ। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।